नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आपका स्वागत है। जी हां, ये वो हमारा चुनाव के विश्लेषण का कार्यक्रम है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी वादे कितने धरातल पर सही उतरे और जनता उनको लेकर क्या सोचती है। इसके साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के समीकरण के साथ इन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। तो पहले चरण के जहां चुनाव हैं उसमें की जो 4 विधानसभाएं बाकी है उसमें से 2 विधानसभाओं में आज हम चर्चा करेंगे जिनके नाम हैं कवर्धा और पंडरिया। जी हां, कवर्धा और पंडरिया ऐसी विधानसभाएं हैं जिन पर खास फोकस इसलिए भी है क्योंकि ये वीआईपी सीट है और एक दूसरे के समीकरण को एक दूसरे पर असर डालने वाली सीटें इन दोनों सीटों को माना जाता है। बीजेपी यहां खास तवज्जो इस बात को दे रही है कि धर्म उनका एक अहम मुद्दा है और पिछले दिनों के कुछ घटनाक्रम बीजेपी को यहां पर धर्म वाले मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर चुके हैं। इसीलिए बीजेपी ने दांव खेला है यहां हिंदुत्व का और कांग्रेस अपने पुराने रणनीति के तहत यहां अपने पुराने नेता मोहम्मद अकबर पर भरोसा करके चल रही है। तो इन दोनों सीटों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर्धा विधानसभा सीट की। कवर्धा विधानसभा सीट के बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं जिससे कि एक चित्र आपके सामने खिंच जाए कि किस तरीके की सीट ये है। कवर्धा वो सीट है जहां पर अभी हाल की स्थिति में मतदाताओं की संख्या है 3,31,000। जी हां, 3,31,000 मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या करीब 1,70,000 के आसपास है, जबकि महिला मतदाता भी उसी के आसपास करीब 1,66,000 के आसपास है। इस तरीके की स्थितियों के साथ पिछले बार से यहां पर मतदाताओं की संख्या करीब 35,000 बढ़ी है। ये एक बड़ा फिगर है किसी भी एक विधानसभा के लिए जहां पर 35,000 मतदाता अचानक से बढ़ गए हैं और इसे ही मुद्दा बना रही है बीजेपी की अचानक यहां वोटरों की संख्या क्यों बढ़ गई, किस वर्ग के वोटर की संख्या बढ़ी है, क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई। आमतौर पर एक आंकड़ा सामान्य रूप से 10 से 15,000 की वोटर की वृद्धि का होता है जो कि काफी ज्यादा माना जाता है, लेकिन कवर्धा में वोटरों की संख्या पिछले चुनाव के बाद अभी 5 साल बाद जब वोटरों की संख्या बढ़ी है तो 251 से बढ़कर मतदाता की संख्या हो गई है 331, जिससे आप समझ सकते हैं कि करीब 35,000 वोटों का इजाफा हुआ है। इसके अलावा पुरुष और महिला मतदाता के अंतर ज्यादा नहीं है, इसलिए किसी एक वर्ग का यहाँ पर असर होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। वैसे तो ये बहुल्य इलाका है लेकिन ग्रामीण किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर हमेशा चुनाव होते रहे। तो इस तरीके की स्थितियां इस पूरे विधानसभा में हमें देखने को मिली है। अब राजनीतिक विश्लेषण अगर हम देखें तो कवर्धा विधानसभा दुर्ग संभाग में आती है और यहां पर अलग अलग समीकरणों के तहत अलग अलग पार्टियां चुनाव जीतती रही हैं। सबसे पहले 2003 की बात करें, जोगी सरकार थी, बीजेपी ने ताकत लगाई, ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती और इसीलिए यहां सियाराम साहू जो है चुनाव जीत कर आए थे। 2008 में फिर से सियाराम साहू को डॉक्टर रमन सिंह ने मौका दिया, वो फिर से जीत के आए। वैसे ये क्षेत्र डॉक्टर रमन सिंह का गृह क्षेत्र है, इसलिए वहां पर उनकी चलती आई है टिकट वितरण में। उसके बाद अशोक साहू यहां से बने, यानी साहू लोगों को ज्यादा मौका मिला है, लेकिन जो परिसीमन हुआ उसके बाद शिफ्ट हुए मोहम्मद अकबर जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, पंडरिया से चुनाव लड़ते थे। 2018 में उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, तो 2018 में एक बड़ी जीत हासिल की और ये सबसे बड़ी जीत थी जिसे मोहम्मद अकबर ने हासिल की। पूरे छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभाओं में सबसे ज्यादा लीड से जीतने वाले अगर कोई शख्स थे तो वो थे मोहम्मद अकबर। तो इस तरीके के समीकरणों के साथ ये कवर्धा विधानसभा जो है वो फिर से 2023 में चुनाव के मैदान में है। यहाँ पर आमने सामने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला है मोहम्मद अकबर जो कि वन मंत्री हैं, पर्यावरण आवास मंत्री हैं, उनके सामने विजय शर्मा का। विजय शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ पर जो एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसे झंडा आंदोलन भी कहा जाता है उसको लीड करने वाले शख्स हैं विजय शर्मा। मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं कि कवर्धा में एक बड़ा विवाद झंडे को लेकर हुआ था, धार्मिक झंडा था जिसके लगने और हटने को लेकर 2 वर्गों में संघर्ष हुआ
और एक वर्ग की ओर से लीड किया विजय शर्मा ने। उनके ऊपर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज है दंगा भड़काने की। हालांकि कोर्ट में अभी इसको लेकर फैसला आना बाकी है, लेकिन मैदान में विजय शर्मा को उतारकर उस लड़ाई को, उस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मोहम्मद अकबर एक साफ सुथरे छवि के नेता, अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, वो चुनाव में सामने रहेंगे विजय शर्मा के। तो इस तरीके के विश्लेषण है कवर्धा का। अब यहाँ के समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं और जनता के वादे कितने पूरे और कितने अधूरे रहे, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी जी। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से विश्लेषण हम जानेंगे और राम अवतार तिवारी जी से जुड़ने की कोशिश हम करते हैं। पहले चंद्रशेखर वर्मा के पास चलते हैं, कवर्धा के निवासी हैं, तो ज़्यादा अच्छे से मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। चंद्रशेखर वर्मा जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी सर, चंद्रशेखर शर्मा सर। चंद्रशेखर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे कवर्धा में क्या मुद्दे काम कर रहे हैं और जो वादे किए गए थे, क्या उन 5 सालों में सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा उन वादों को पूरा कर लिया गया है? जनता क्या सोचती है उन वादों को लेकर? जी सर, कवर्धा में राजनीतिक माहौल में वर्तमान में मोहम्मद अकबर, विजय शर्मा के दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन साथ में एक तीसरी पार्टी के रूप में आप पार्टी से खड़गराज सिंह भी मैदान में है। खड़गराज सिंह के मैदान में आने से मुकाबला है जो रोचक हो गया है। पहले एक तरफा ये माना जाता था कि मोहम्मद अकबर इस सीटों का आसानी से निकाल लेंगे जी। लेकिन जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो भी एक प्रभावी हुआ। विजय शर्मा को टिकट मिलने से युवा वर्ग में जोश आया। इसके साथ एक चीजें और भी हैं कि कभी कल जो सीएम ने क्या बोलते हैं कर्ज माफी की जो घोषणा की है जी, ये भी एक प्रभावशाली मुद्दा। ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं चंद्रशेखर वर्मा जी से, ताकि बात उनकी जो पूरी नहीं हो पाई है उस संबंध में टिप्पणी ले लेंगे। शर्मा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, चलिए अब रुक कर लेते हैं। राम अवतार तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और कवर्धा सीट पर अपनी राय रखेंगे। उसके बाद हम आगे पंडरिया सीट का भी विश्लेषण उनसे लेंगे। राम अवतार जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक, चलिए आपको मैं बता दूं कि ये जो सीट है कवर्धा, यहां पर मुद्दे जो काम कर रहे हैं, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, धान और गन्ना। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में किसान की संख्या काफी ज्यादा है और किसान 2 तरीके के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो जो कि गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना से गुड़ बनाते हैं, और गन्ना का उत्पादन इसलिए ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है क्योंकि गन्ने की यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। तो गन्ने की फैक्ट्रियों में उनका समर्थन मूल्य में गन्ना बिकता है, तो उसको लेकर एक उनमें चर्चा है कि उनका गन्ना समर्थन मूल्य में बिके, तो जितनी फसल उगाई जाए उसकी सही बिक्री हो, ये गन्ना किसानों की मांग रही है। तो उसको लेकर सरकार ने जो गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया वो एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर धान का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो जो डबल फसल लेने वाले किसान हैं वो भी यहाँ पर हैं और सिंगल फसल लेने वाले किसान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों टाइप के किसान यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हम जो है वो इन किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राम अवतार तिवारी जी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे एक विश्लेषण लेंगे। बाकी चर्चा हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर काम करते हैं किसानों से संबंधित, एक तो गन्ना के किसान, दूसरा धान के किसान। तो इन दोनों किसानों के जो मुद्दे हैं वो कवर्धा में काम करते रहे हैं, लेकिन तीसरा और अहम मुद्दा जो कि अचानक आया और 2022 से इस मुद्दे की गूंज यहाँ सुनाई दे रही है, और वो मुद्दा था झंडा विवाद। कवर्धा में हुए झंडे विवाद का असर आसपास के इलाके में भी पड़ा है और पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा रही कि झंडा विवाद को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका क्या इस चुनाव में असर होगा।
और उसी के पृष्ठभूमि में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार विजय शर्मा को बनाया है। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं। कवर्धा सीट पर उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम अवतार जी, कवर्धा सीट को लेकर आपका क्या आकलन है? किस तरीके के मुद्दों के आधार पर वहां चुनाव होगा, और जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, क्या लगता है वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट हो गए हैं? देखिए, कवर्धा विधानसभा सीट इस समय पूरे प्रदेश की निगाह है। वहां पर जो मुद्दे भाजपा चाहती है, हिंदुत्व के मुद्दे, वो वहां पर प्रभावी हैं। और दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रत्याशी है वो जुझारू है, सक्रिय है, और जो झंडा विवाद के कारण जेल गए हैं, तो इसलिए जो भाजपा प्रत्याशी है वहां पर वो एक्टिव हैं, पहली बात। दूसरी तरफ जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अच्छे रणनीतिकार हैं, और उन्होंने वहां पर जो प्रमुख काम विकास के काम है उस पर गति दी। वहां पर गन्ना खरीदी जो होती है, बड़ा इलाका, उस पर काम किया। और वो खेती किसानी का इलाका है, धान का इलाका है, कर्ज माफी की घोषणा हो गई है। तो एक तरफ जो शहर के मतदाता हैं, शहर के मतदाता वहां पर भाजपा की तरफ झुकते दिखते हैं, और गांव के इलाका कांग्रेस की तरफ झुकता दिखता है। परंतु इसमें विवाद जो बने, एक नई जो तीसरा समीकरण है वो कवर्धा राज परिवार के सदस्य का चुनाव लड़ना। कवर्धा इलाके में कवर्धा राज परिवार का अपना एक प्रभाव है, और उनके खड़क राज जी कवर्धा राज परिवार के वो आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो आदिवासी इलाके, जिन क्षेत्रों में मोहम्मद अकबर का प्रभाव ज्यादा है, उन्हीं इलाकों में उनका भी प्रभाव है, उन्हीं इलाकों में वो ज्यादा दौरा कर रहे हैं। तो आगे उन इलाकों पर वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, कितना खुद वोट पा पाते हैं, और वो वोट काटू की भूमिका में रहते हैं कि कोई निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आप पार्टी की भूमिका वहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें कुछ बड़े नेताओं की सभा कराने की तैयारी है, दूसरी तरफ भाजपा का, तीसरी तरफ वो धर्मवीरू स्वामी करपात्री महाराज का इलाका है। धर्म की राजनीति वहां पहले से होती रही, क्योंकि उस इलाके में करपात्री महाराज ने जब पार्टी बनाई थी, तो पहली पार्टी जो थी वो पार्टी का उदय वहां हुआ था, संचालन वहां हुआ था। ये एक बड़ा चीज रहा है। ठीक है। तो पहली तरफ भाजपा उसको हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है धान और किसान और कर्ज माफी, गन्ना खरीदी का बेहतर मूल्य, विकास की काम तरफ ले जा रही है। अंतिम निर्णय कवर्धा में जनता का होगा, और ऐसा माना जाता है कि बहुत करीबी का फैसला होगा। दूसरी तरफ अगर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, पंडरिया में एक तरफ भाजपा ने भावना को टिकट दी है, जो रमन सिंह के रिश्तेदार है। दूसरी तरफ मैं आऊंगा, अभी तो कवर्धा पे अपन बात कर लेते हैं, फिर पंडरिया पे आएंगे। तो कवर्धा में जो आपने बताया उस हिसाब से एक तो भावात्मक मुद्दों का असर भी है, और वो एक तरीके से हिंदुत्व की जो है यूनिवर्सिटी रही है, वहां से कई मुद्दे हिंदुत्व से संबंधित आगे आते रहे। तो क्या चुनाव में इफेक्टिव होंगे क्या ये मुद्दे, आपको क्या लगता है? इफेक्टिव रहेंगे। तो है, या जिन मुद्दों को भाजपा उठा रही है, जिन मुद्दों पर भाजपा की मास्टरी है, उन्हीं मुद्दों को वहां पर भाजपा खेल रही है। ठीक है, चलिए। दूसरी तरफ ठीक है, चलिए। ये कवर्धा का एक पूरा विश्लेषण हमारे पास आ गया, और कवर्धा की सीट में जिस ढंग का जोर आजमाइश की स्थिति बनी हुई है, उसकी वजह है बीजेपी के द्वारा उठाए गए हिंदुत्व कार्ड का मुद्दा। उम्मीदवार भी उन्होंने वैसे ही दिया, और मुद्दे भी उसी तरीके के उतार रहे हैं वो। और जैसा कि हम प्रचार के दौरान भी देख रहे हैं, इस बात की गूंज भी दिखाई दे रही है कि कैसे बाहरी प्रत्याशी को हराना है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, कवर्धा पे हमारी नजर बने रहेगी। अब रुक करते हैं पंडरिया सीट पर। पंडरिया की क्या स्थिति है, पंडरिया कैसी सीट है,
आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पंडरिया वो सीट है जिसके समीकरणों का असर कवर्धा में पड़ता है, कवर्धा का असर पंडरिया में पड़ता है। 2008 के विधानसभा से ये सीट अस्तित्व में आई। पहले ये सीट दो भागों में बटी हुई थी, वीरेंद्र नगर क्षेत्र भी इसका आधा हिस्सा कवर करता था। तो ये वो सीट है जहां पर एक एक बार बीजेपी कांग्रेस जीत चुकी है। अब पंडरिया में मुकाबला जो होगा उसमें हमें आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर स्थितियां बनी हुई हैं। तो पंडरिया विधानसभा सीट अस्तित्व में आ चुकी है। उसके बाद से लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें एक एक बार कांग्रेस भाजपा जीतती रही है। अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कवर्धा से के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं और वो हैं 3,16,000 मतदाता इस बार हैं। पुरुष और महिला की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं है, 1.5 लाख दोनों वोटर दोनों महिला पुरुष के हैं। पिछले बार से वोटों की संख्या इस बार पंडरिया में ज्यादा बढ़ी है। 280 के आसपास वोट थे पिछले बार, 2,80,000। इस बार संख्या है 3,16,000। तो ये एक विश्लेषण जिससे आप समझ सकते हैं कि पंडरिया में किस तरीके के स्थितियां रहेंगी चुनाव में। अब देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पर जीत हार में शामिल रहा है। पंडरिया सीट में एक एक बार कांग्रेस और भाजपा ने जीत हासिल की है। चंद्रवंशी जो यहाँ पर बहुलता है, इस वजह से यहाँ जो है चंद्रवंशी उम्मीदवार दोनों पक्ष से देते रहे हैं अब तक पार्टियां। हम आपको बता दें कि हाँ, ममता चंद्राकर अभी विधायक थी जिनकी टिकट काट दी गई है, जिनका टिकट काट दिया गया है ममता चंद्राकर का। मोतीलाल चंद्रवंशी यहाँ बीजेपी से जीत चुके हैं पिछला चुनाव, और मोहम्मद अकबर ने यहाँ से जीत हासिल की थी 2008 में। इस तरीके की स्थितियों के साथ ये सीट जो है बराबर बराबर के मुकाबले में दिखती है। नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस के उम्मीदवार, चंद्रवंशी बहुलता को देखते हुए दिया गया है। भावना बोरा वो शख्सियत हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि रमन सिंह की ये भांजी हैं। तो रमन सिंह पर जो दो परिवार के लोगों को टिकट देने का आरोप लगता है उसमें से एक सीट पंडरिया के भी है जहां भावना बोरा चुनाव लड़ रही है। हालांकि वो बीजेपी की कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रही थी। तो कांग्रेस ने अपने विधायक को ड्रॉप किया है और बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार को ड्रॉप करते हुए चंद्रवंशी कार्ड नहीं खेला है, बल्कि भावना बोरा जो कि कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सामने आई थी उन्हें टिकट दिया है। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के परिवार से हैं भावना बोरा। इस तरीके की स्थितियों से आमने सामने का मुकाबला हमें पंडरिया में देखने को मिलेगा। लेकिन समीकरण और मुद्दे क्या बोलते हैं, आइए जान लेते हैं हमारे विश्लेषक से कि क्या मुद्दे वहां पर काम करेंगे। कवर्धा और पंडरिया लगी हुई सीटें हैं। लगी हुई सीटें होने की वजह से पंडरिया और कवर्धा दोनों सीटें एक दूसरे से लगी हुई सीटें मानी जाती हैं और यहाँ पर परिसीमन के बाद से जो स्थितियां बनी हैं उसमें पहले मोहम्मद अकबर भी यहां से विधायक रहे हैं। चंद्रवंशी बहुलता वाला इलाका है और मोतीलाल चंद्रवंशी यहां से एक बार चुनाव जीत चुके हैं, दूसरी बार मोहम्मद अकबर ने जीत दर्ज की थी। तो इस तरीके की स्थितियों के साथ पंडरिया विधानसभा तैयार है चुनाव के लिए। वहां पर मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे वहां पर कई सारे दिखाई दे रहे हैं। पंडरिया क्षेत्र जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, कवर्धा के बाद पंडरिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसलिए दोनों क्षेत्र के मुद्दे करीब करीब समान हैं। लेकिन रामअवतार तिवारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। रामअवतार जी, पंडरिया जो क्षेत्र है वहां आपको क्या लगता है किस तरीके के मुद्दे हैं और वहां के लोगों के जो वादे पिछले बार थे क्या वो पूरे हुए हैं आपकी जानकारी के अनुसार? देखिए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र और कवर्धा में भाजपा ने एक बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क साहू और कुर्मी का इलाका है। उस इलाके में पहली बार दोनों समाज के प्रत्याशी नहीं दिए गए हैं और एक ब्राह्मण है और दूसरे को ब्राह्मण जैन ये है, तो एक सामान्य वर्ग के प्रत्याशी दिए हैं, पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी वहां नहीं दिए। पहली बात। दूसरा बात, वो धान चना और गन्ना का इलाका है
तो इस इलाके में खेती किसानी 90% लोग खेती किसानी वाले हैं, 10-5% लोग हैं वो व्यावसायिक होंगे। दूसरा बात यह है कि अभी जो कर्ज माफी हुई है, कर्ज माफी और धान खरीदी, ये एक बड़ा मुद्दा वहां रहेगा। और तीसरा रहेगा जातिवादी या जनगणना या पिछड़ा वर्ग का रहेगा। वहां पर सोशल मीडिया में भी चल भी रहा है ये कि वहां पर भाजपा ने या एक पार्टी ने दोनों समाज को नकार दिया है, ये वहां पर आरोप लग रहे हैं। इस आरोप का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी, हालांकि वो 30,000-32,000 से चुनाव जीती थे, उसके बावजूद भी वहां के कार्यकर्ताओं से वैसा संपर्क नहीं होने के अभाव में वहां पर टिकट काट के एक नए उम्मीदवार को जो सक्रिय है उसको मैदान में उतारा गया है। वहां पर भाजपा ने भी एक सक्रिय महिला उम्मीदवार भावना बोहरा को उतारा है, जिनकी सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, रमन सिंह के रिश्तेदार हैं, तो उनका एक चमकता व्यक्तित्व है। तो उसके भरोसे भाजपा वहां पर का ये कहना है कि वो सामाजिक समीकरण को समेट लेगी और उसके आधार पर वहां पर जीत की संभावना बन सकती है। ये सब भाजपा का सोचना है। इसी रणनीति से आरएसएस ने जिस आदमी का नाम दिया उसका नाम काट दिया गया और कई नाम चले, पिछड़े वर्ग से नाम चले गए, उन नामों को भी दरकिनार करते हुए अकेले सिंगल सूची में किसी का नाम आया है अभी तक छत्तीसगढ़ भाजपा की सूची में तो भावना बोहरा का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक पकड़ कितनी है। ठीक है, भावना बोहरा के कारण क्या कुछ जातिगत समीकरण पर असर पड़ जाएगा? क्या चंद्रवंशी समाज लामबंद हो जाएगा क्या भावना बोहरा को टिकट देने के बाद? ये अभी तक ये लग रहा है कि वहां पर सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक तरफ कुर्मी समाज को भी दो भागों में अगर बांट दिया जाए, चंद्रवंशी और चंद्राकर, तो उसमें क्या किया है कांग्रेस ने, अभी वहां पर बैजनाथ चंद्राकर को चुनाव का प्रभारी बना दिया है ताकि सामाजिक समीकरण को भी और मजबूत करके वहां पर दोनों सीटों में कैसा फायदा मिल सकता है इसका अंदाजा। तो ये जो सामाजिक समीकरण और सबसे बड़ा मुद्दा नया जो आया है धान के खरीदी में 20 क्विंटल कर्ज माफी, इसका बड़ा असर वहां पर देखने को मिलेगा। अब इसको ये बड़ी चुनौती जो पहले भी थी भाजपा के सामने, उसका मुकाबला कैसे भाजपा कर पाएगी इन प्रत्याशी घोषणा के बाद और इन कांग्रेस की नई और किसान संबंधी घोषणा के बाद, ये एक चुनौती उस सीट में रहेगी। फिलहाल ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पर वहां कांग्रेस मजबूत अपेक्षाकृत समीकरणों के हिसाब से दिखती है। ठीक है, स्थानीय समीकरण भी कुछ काम करेंगे क्या? स्थानीय मुद्दे कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं, विकास को लेकर ये वोट भी असर करेगा क्या इस पर भी? वहां पर से जब से कर्ज माफी और की घोषणा कल हो गई है, इसके पहले की 20 क्विंटल धान खरीदी और गन्ना का वहां पर ज्यादा रेट मिल रहा है। गन्ना वहां पर क्योंकि शक्कर कारखाना है कवर्धा में और गन्ना उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और बड़ा रेट बढ़ा है, तो ये स्थानीय मुद्दे में सड़क, नाली, बिजली और विधायक की निष्क्रियता, इसको कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश के तहत ही ये प्रत्याशी बदले गए और नया प्रत्याशी आए। ठीक है, तो अपने डैमेज कंट्रोल की प्रयास कांग्रेस ने की है। ठीक है, चलिए, उसको फायदा कितना होता है, कितना नुकसान होता है, ये देखने लायक है। ठीक है, चलिए, कवर्धा और पंडरिया के समीकरण को हमने आज समझने की कोशिश की और इसमें एक बात साफ आई समझ में कि कवर्धा क्षेत्र जहां पर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां पर जो काम है वो थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन पंडरिया ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसानों के मुद्दे पर सरकार ने जो काम किया है उसका असर देखने को मिल सकता है। वादे कई ठो अधूरे हैं, लेकिन जो पूरे हुए हैं उसका फायदा कांग्रेस लेने की जरूर कोशिश कर रही है। तो आज कवर्धा और पंडरिया के विश्लेषण में इतना ही। चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आज की कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ नए विधानसभा के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।